हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट शुभेंद्र सिंह चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं सेशन के अंदर। दोस्तों, हमारे देश के एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर, हमारे फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनकी मृत्यु किस तरीके से हुई, देश के अंदर ये मिस्टीरियस इशू है, जहां पर अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग प्रकार के विचारक, अलग अलग प्रकार की बातचीत रखते हैं। वहीं अगर हम लोग ऑफिशियल गवर्नमेंट रिकॉर्ड की बात करें तो कुछ ये बात समझ में आती है कि 15 अगस्त 1945, जिस दौरान में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो रहा था, जिस दौरान में जापान सिंगापुर से रिट्रीट कर रहा था, उसी दौरान में एम्परर हिरोहितो ने नेशनल रेडियो पे ये अनाउंस किया था कि सिंगापुर से अब जापान सरेंडर करके रिट्रीट करने वाला है। ठीक अगले दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से रवानगी ली, और जब उन्होंने सिंगापुर से रवानगी ली तो उनका प्लान था मंचूरिया जाने का। मंचूरिया इस दौरान में रशिया के कब्जे में था। सिंगापुर से मंचूरिया जाने के रास्ते के बीच में वो पहले बैंकॉक जाने वाले थे, फिर 17 अगस्त 1945 के दिन वो साइगोन, जो कि वियतनाम में है, वहां जाने वाले थे, और उसके बाद वो ताइपे से होते हुए मंचूरिया जाने वाले थे। बट ताइपे के अंदर उनका एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, जिसके बाद नेताजी की मृत्यु हो गई। 18 अगस्त 1945 ये तारीख बताई जाती है नेताजी की मृत्यु की। हालांकि 23 अगस्त 1945 ये वो तारीख है जिस दौरान में जापान ने पूरे विश्व को नेताजी की मृत्यु की दुखद खबर दी। बट कई सारे विचारक ये मानते हैं कि नेताजी की मृत्यु यहां पर नहीं हुई थी, इस एयरक्राफ्ट क्रैश के अंदर नहीं हुई थी, बल्कि नेताजी इस दौरान में जीवित थे और नेताजी इसके बाद साइबेरिया में रहा करते थे। तो कई सारे लोगों का यह भी मानना है कि नेताजी इस दौरान में भारत के अंदर एक बाबा के रूप में रहा करते थे। अलग अलग प्रकार के विचारक अलग अलग प्रकार की बात रखते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल रिकॉर्ड से बाहर जाती है, और इन सारी चीजों को और ज्यादा बातचीत का बढ़ावा मिला जिस दौरान में हम लोगों को देखने को मिला कि एमके मुखर्जी कमेटी ने 2006 में पार्लियामेंट के सामने रिपोर्ट रखी, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि नेताजी की मृत्यु एयरक्राफ्ट के क्रैश में नहीं हुई है। बट हाल ही में कुछ डिस्क्रिपेंसी एमके मुखर्जी कमेटी के अंदर पता लगी है, जिसके बाद एमके मुखर्जी कमेटी के ऊपर भरोसा कर पाना शायद मुश्किल है। तो दोस्तों, इसी चीज को एक एक कमेटी को हम लोग इस सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। पर उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप और पाथफाइंडर टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की सारी अपडेट पीपीटी पीडीएफ आपको यहां पर मिल जाती है। रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा ली जाती है, आप वहां पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो। तो दोस्तों, हुआ क्या था? हुआ कुछ ऐसा है कि 1955 जिस दौरान में इंडियन नेशनल आर्मी के मेजर जनरल को हेड करते हुए कमेटी बनाई गई। मेजर जनरल शाहनवाज खान ने इस कमेटी को हेड किया। शाहनवाज कमीशन 1955 में बनी, जहां पर कई सारे चश्मदीद गवाहों से बात की गई, और कुछ इस तरीके की चीज इस रिपोर्ट के अंदर सामने आई, जहां पर कहा गया कि जब एयरक्राफ्ट उड़ा ताइपे से तो उस दौरान में आसमान बिल्कुल क्लियर था, एयरक्राफ्ट बिल्कुल परफेक्ट था उड़ने के लिए, यह पायलट ने कंफर्म किया था। वहीं जापान के एयर स्टाफ ऑफिसर मेजर तारो कोनो कहते हैं कि जब एयरक्राफ्ट उड़ने वाला था तो उसके पहले लेफ्ट इंजन के अंदर उन्होंने कुछ गड़बड़ देखी, जिसके बाद उन्होंने पायलट को बताया। जब पायलट को बताया तो पायलट ने कहा इंजन खैर पूरा नया है, पर फिर भी एक बार इंजीनियर से चेक कराया जाए, और फिर इंजीनियर से वहां पर चेक कराया गया और 2 बार वहां पर चेक हुआ, और फिर वहां पर इंजीनियर ने टेस्ट करने के बाद में यह बताया कि लेफ्ट वाला जो इंजन है वो एयर वर्दीनेस है, वो हवा में जाने के लिए बिल्कुल काबिल है। बाद में नकामुरा, जिन्होंने एयरक्राफ्ट को जमीन से देखा, उन्होंने देखा कि जब एयरक्राफ्ट उड़ा तो उसके बाद में वो लेफ्ट टिल्ट कर रहा था। जब वो लेफ्ट टिल्ट कर रहा था तो उसके बाद में उस एयरक्राफ्ट में से कुछ गिरा, वो उस एयरक्राफ्ट का प्रोपेलर था। वहीं नेताजी के एडीसी और को पैसेंजर जो कि उसी एयरक्राफ्ट के अंदर बैठे हुए थे, कर्नल हबीबुर रहमान ने यह बताया, जब हम एयरक्राफ्ट के अंदर बैठे हुए थे तो उस दौरान में एक बहुत तेज आवाज आई, कुछ ऐसी जैसे कैनन एयरक्राफ्ट से टकराया हो, और हम लोगों ने पाया कि एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुका है। आगे की तरफ आग लगी हुई थी, जहां से नेताजी बाहर निकले, और उसके बाद नेताजी के कपड़ों में आग लग चुकी थी और उनके सर के अंदर 4 इंच तक का गहरा घाव भी था।
1970 जीडी खोसला कमीशन को बुलाया गया था। इस दौरान में उन्होंने भी यही कहा कि नेताजी की मृत्यु एयरक्राफ्ट क्रैश के अंदर हुई। उन्होंने बताया कि नेताजी को ताइपे के जस्ट पास में ताइहोकू आर्मी अस्पताल में ले जाया गया था, जहां पर उनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 में हुई। उसके बाद उनकी जो हस्तियां थी, उनके जो एशेस थे, उन्हें ले जाया गया था रनकोजी मंदिर में फ्यूनरल सेरेमनी के लिए, जहां पर उनकी एशेस को आज भी संरक्षित रूप में रखा गया है। उनका फ्यूनरल जो था वो ऑर्गेनाइज हुआ था सितंबर 18, 1945 में शाम को 8 बजे, जिसके बाद में 1957 में आपको देखने को मिलेगा कि देश के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू वहां पर पेनेंस देने गए थे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कई सारे लोग टोक्यो के अंदर बसे इस मंदिर को के अंदर गए हैं, जहां पर माना जाता है कि वो जो एशेज हैं वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की है। बट फिर भी देश के अंदर ये मांग उठ रही थी कि हम लोगों को एक बार कंफर्म करना चाहिए, हम लोगों को चेक करना चाहिए, डीएनए के जरिए डीएनए टेस्ट करना चाहिए और पता करना चाहिए कि वो एशेज नेताजी के डीएनए से मैच कर रही है कि नहीं, मतलब वो जो एशेज है वो नेताजी की है कि नहीं। जिसलिए बाद में सन 2000 के अंदर मुखर्जी कमेटी को अपॉइंट किया गया। मुखर्जी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 2006 के अंदर पार्लियामेंट के सामने रखी, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि हम लोगों ने रनकोजी मंदिर टेंपल की अथॉरिटी से परमिशन मांगी डीएनए टेस्ट के लिए। उसके बाद रनकोजी मंदिर के टेंपल अथॉरिटीज ने एक जापानीज में लेटर हम लोगों को लिखा, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मुखर्जी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लगाया था। उस इंग्लिश ट्रांसलेशन को जब देखा गया तो उसके अंदर कुछ इस तरीके की बात लिखी है कि क्योंकि मंदिर की अथॉरिटी हम लोगों को डीएनए टेस्ट करने के लिए परमिट नहीं दे रही है। और फिर इसी आधार पर उन्होंने बताया कि प्लेन क्रैश में नेताजी की मृत्यु नहीं हुई थी। पहले उन्होंने बताया कि टेंपल अथॉरिटी डीएनए टेस्ट की परमिशन नहीं दे रही है और इस आधार पर उन्होंने कहा कि प्लेन क्रैश में नेताजी की मृत्यु नहीं हुई है। और उसके बाद उन्होंने जितने भी चश्मदीद गवाह हैं उन सबके चीजों को, उन सबकी दी हुई गवाही को नजरअंदाज कर दिया था। बाद में 2016 के अंदर जब मांग उठी वापस से कि अभी तक नेताजी की वो जो एशेज हैं उनके ऊपर डीएनए टेस्ट नहीं हुआ, प्लीज एक बार चेक करा लो। जिसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जितनी भी नेताजी के इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड रिपोर्ट थी उनमें से अधिकतर रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई, पर वो जितनी भी रिपोर्ट आई वो अपने आप में इनकम्प्लीट थी। इन रिपोर्ट में एक रिपोर्ट थी मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट। इस मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट को जब चेक किया गया तो उसके अंदर वो जो जापानीज लेटर था, उस जापानीज लेटर के अंदर काफी ज्यादा इनक्रिपेंसी पाई गई है, कुछ इनकंसिस्टेंसीज पाई गई हैं, जहां पर पाया गया है कि कुछ भाग तो लिखा ही नहीं गया तो कुछ भाग का इंग्लिश ट्रांसलेशन कंप्लीटली गलत कर दिया गया है। ये नेताजी के खुद परिवारजन ही कहते हैं। आप देखोगे तो माधुरी बोस जो कि नेताजी के भाई की ग्रैंड डॉटर है, उनका कहना है कि ये जो लेटर था उसके अंदर काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंसी पाई गई, उसके अंदर से कुछ भाग, कुछ पिक्चर्स ही हटा दी गई थी उस लेटर की। तो उसके बाद हम लोगों को उसका एक अलग से नया ट्रांसलेशन कराना पड़ा और जब नया ट्रांसलेशन कराया गया तो बात बिल्कुल उल्टी पाई गई, क्योंकि उस लेटर के अंदर उस मंदिर के जो चीफ प्रीस्ट थे, रनकोजी मंदिर के जो चीफ प्रीस्ट हैं, उन्होंने लिखा है कि मैं बिल्कुल एग्री करता हूं इस ऑफर से और मैं कोऑपरेट करने को तैयार हूं, आप डीएनए टेस्ट कीजिए एशेस का। इवन उन्होंने इस लेटर के अंदर कुछ चीजें ऐसी लिखी थी जो कि ट्रांसलेशन के अंदर से ओमिट ही कर दी गई, जिसके अंदर एक चीज लिखी थी कि उन्होंने कहा कि एमएल त्रिपाठी से 2004 में, इंडियन एम्बेसडर एमएल त्रिपाठी से 2004 में ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है और डीएनए के टेस्ट के लिए हम लोगों ने पहले भी मंजूरी दे दी है और आप अभी भी मंजूरी मांग रहे हो तो हम लोग देने को तैयार हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि जब वॉर खत्म हो रहा था, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो रहा था, जब जापान रिट्रीट कर रहा था, उस दौरान में यूएस और यूके काफी पावरफुल हो चुका था और क्योंकि नेताजी के साथ में कदम से कदम जापान और नेताजी साथ में मिलकर काम किए थे, तो उस दौरान में नेताजी को प्रिजर्व, उनकी एशेस को प्रिजर्व करके वापस जापान तक लाना अपने आप में एक डेंजरस काम था, बट उस दौरान में ये किया गया और उसके बाद उन्हें प्रिजर्व करके रनकोजी मंदिर के अंदर उन एशेस को रखा गया। इस चीज को कंफर्म किया गया था उस दौरान में हबीबुर रहमान,
मिस्टर एस ए अय्यर, मिसेस सती सहाय और जापानीज फॉरेन मिनिस्टर द्वारा। तो उन्होंने इस लेटर के अंदर इस चीज के बारे में भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल से मानता हूं कि ये एशेज जो हैं वो नेताजी की ही हैं, पर फिर भी अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप डीएनए टेस्ट कर सकते हो। वहीं मुखर्जी कमेटी अपने ट्रांसलेशन के अंदर लिखती है कि हमको परमिशन ही नहीं मिली है, जिसके बाद में मुखर्जी कमेटी के द्वारा दिए गई रिपोर्ट के ऊपर सवाल अब उभर के आ रहे हैं और कई सारे लोग अब मांग कर रहे हैं कि डीएनए टेस्ट जो है वो होना चाहिए, क्योंकि काफी समय से ये चीज जो है वो डिले पे डिले होती जा रही है। इवन नेताजी की मृत्यु किस तरीके से हुई ये अपने आप में मिस्टीरियस इसलिए भी है क्योंकि नेताजी का डेथ सर्टिफिकेट अभी तक नहीं है कहीं ऑफिशियल रिकॉर्ड में। तो इस चीज के ऊपर रिसर्च अभी जारी है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। बट दोस्तों आज के लिए इतना ही। लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अगर बहुत अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर बहुत 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 अच्छा लगा हो और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे पाया हूं तो नीचे SRC10 कमेंट करना। अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो दिस इज अ हाई टाइम, क्योंकि अभी ऑफर अवेलेबल है सब्सक्रिप्शन के ऊपर। लगभग 15-20% तक का डिस्काउंट 1.5 साल के सब्सक्रिप्शन पे मिलेगा विद द कोड SRC10। SRC10 कोड के क्या फायदे होंगे कि जब आप इस कोड का यूज करने के बाद में आप मेरे को स्क्रीनशॉट अपने सब्सक्रिप्शन का भेजते हो, आप चाहो तो SRC10 टेलीग्राम ग्रुप पे भेज सकते हो या फिर SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है उस व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। उसके बाद आपको मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी। पर्सनली मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरीके से आपको आपकी तैयारी करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।